Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the IEFS Module D Unit 5 which is Foreign Exchange Market. So before proceeding with the session, I request you all to subscribe our channel and also press the bell icon to get the timely notification of all the videos. Plus for all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. सो जो भी हम कंटेंट आज की क्लास में पढ़ेंगे दैट इज वेरी मच अपडेटेड कंटेंट। इसमें साथ में जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो भी नए भी रूल्स रेगुलेशंस अगर कुछ आए हैं 2026 में विच वर एक्चुअली बेस्ड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको किसी और क्लास में नहीं मिलेगा, क्योंकि जेआईबी का एग्जाम जो होता है दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कंटेंट विच इज प्रोवाइडेड इन योर मैथमेलन बुक। अगर वो टॉपिक है आपके सिलेबस में और उसमें कोई भी न्यू अपडेशन आया है, न्यू चेंजेस आए हैं, तो उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको दिव्य करियर में कोई भी नया अपडेट आता है उस टॉपिक से रिलेटेड दैट भी कवर इट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो हम लोग बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। अब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, इस मार्केट में क्या होता है, दो चीजें होती है। देयर इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज, तो उसके लिए मेनली ये मार्केट होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज टेक प्लेस इन योर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आरबीआई भी क्या है, इंटरवेन करती है इस मार्केट में, ओके, टू ईदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन आर इंडियन रूपी एंड समटाइम्स मे बी इवन टू वीकन आर इंडियन रूपी। तो एक्सचेंज रेट जो होता है दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड नाउ बाय द मार्केट फोर्सेस। अगर हम लोग प्रीवियसली बात करें तो पहले क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था जहाँ पे आरबीआई डिसाइड करती थी रिगार्डिंग द एक्सचेंज रेट, ओके। फिर बाद में क्या हुआ, इट बिकेम द डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पे कुछ परसेंटेज जो था दैट वाज फिक्स्ड डिसाइडेड बाय आरबीआई विच वाज एक्चुअली 60% एंड 40% दे बट दैट वाज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो उस हिसाब से डिसाइड होता था। डुअल सिस्टम था जहाँ 40% इट वाज फिक्स्ड ऑफिशियल रेट एंड 60% जो था दैट वाज मार्केट डिसाइडेड। उसके बाद जो सिस्टम चला, देयर वी मूव टू अ फ्लोटिंग मार्केट डिसाइडेड रेट। अब जो भी एक्सचेंज रेट है इंडियन रूपी का दैट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट करेंसी। बाकी कंट्रीज में भी कितनी डिमांड है उस करेंसी की, कितना ज्यादा एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से डिमांड रहती है, ओके। तो उस हिसाब से आपकी एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है अगेंस्ट द वेरियस करेंसीज। सो जैसे कि हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई भी फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करती है। मान लीजिए आरबीआई को अगर चाहती है आरबीआई के हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो, दूसरे मार्केट में चीप हो, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव हो और ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो पाए, उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, उसमें आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करती है बाय सेलिंग अवर डोमेस्टिक करेंसी। मतलब इंडियन रूपी को वो सेल करेगी और जो फॉरेन करेंसी है, मान लीजिए डॉलर को परचेज किया। अब जिस भी करेंसी को सेल किया जा रहा है तो वो करेंसी क्या होगी, वीक हो रही है, और जिस करेंसी को आप परचेज कर रहे हो वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो जब इंडियन रूपी वीक होती है तो एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, चीपर हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि अब दूसरी कंट्रीज को कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग। तो एक्सपोर्ट्स को जब बूस्ट करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, इंडियन रूपी को सेल करती है। अब जब करेंसी वीक हुई तो एक्सपोर्ट्स तो कॉम्पिटिटिव हो गए, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे इम्पोर्ट्स पे। इम्पोर्ट्स क्या है, कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो गई तो अब हमें उतना ज्यादा और डॉलर या पाउंड में हमें पेमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बाय सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ओके, क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो गई। तो जब आरबीआई चाहती है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, मे बी इम्पोर्ट्स का बिल उतना नहीं है, ओके, वैसे तो काफी रहता है इम्पोर्ट्स का बिल, तो उसमें क्या करती है आरबीआई, इंडियन करेंसी को सेल करती है, जिससे कि रूपी वीक होता है, दैट मेक्स एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एंड इम्पोर्ट्स कॉस्टली। वहीं ऑपोजिट सिचुएशन होता है जहां पर इम्पोर्ट्स को अगर उनको मैनेज करना है, इम्पोर्ट्स को चीप करना है, या फिर आरबीआई चाहती है इन्फ्लेशन को मैनेज करना है आरबीआई को, या फिर इम्पोर्ट्स को चीप करना है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, उस केस में आरबीआई इंडियन रूपी को परचेज करेगी और जो फॉरेन करेंसी है फॉर एग्जांपल डॉलर, उसको सेल करेगी। तो जब इंडियन रूपी मार्केट से ज्यादा परचेज होगी तो उसका क्या होगा, सप्लाई कम होगा मार्केट में। जिस चीज का भी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इंडियन रूपी की वैल्यू बढ़ जाती है और उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द लिक्विडिटी, रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी और द सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। ठीक है, तो इस तरीके से आरबीआई भी क्या है, इंटरवेन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ओके, डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ आवर करेंसी, ऑल्सो
helping in boosting the exports, helping in controlling or managing the inflation और imports. तो इस पे से भी आपकी क्या है, पूरी एक केस स्टडी बन सकती है जहां आपको एक कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा, जो और कोई वैसे नहीं समझाएगा। ओके, कि आरबीआई कब करेंसी को बाय करेगी, आईएनआर को कब सेल करेगी, उसका क्या पर्पस होता है, कब बाय और सेल करती है, वो आई होप नाउ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन एन ऑफ फेमा 1999 द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज एज फॉलोज। फेमा एक्ट के बारे में अभी हम लोग आगे की स्लाइड में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे व्हाट कम्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स एनी फॉरेन करेंसी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी डिपॉजिट, क्रेडिट्स और बैलेंसेस विच आर पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। आपने फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट रखा है, क्रेडिट दिया, पे बैलेंस है, दैट कम्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज। ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, एलसीज, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किसमें किया? इंडियन रुपी में, बट उसका पेमेंट किसमें होना है? फॉरेन करेंसी में। दैट ऑल्सो कम्स अंडर फॉरेन एक्सचेंज। और ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन बाय एनी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस और अ पर्सन विच इज आउटसाइड इंडिया बट इट इज पेबल इन इंडियन करेंसी। तो बाहर में, अब्रॉड में वो ड्रॉ किया गया है, बट द पेमेंट हैज टू बी मेड इन अवर करेंसी, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज की कैटेगरी में आएगा। फॉरेक्स मार्केट हैज डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ऑफ नेशंस। अब जैसे कंट्रीज क्या है, आपस में इंटरनेशनली ट्रेड करती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उसी के लिए उनको अपने इम्पोर्ट बिल सेटल करने हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट की तो उसके लिए वो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करती है उसका पेमेंट करने के लिए। उसी की वजह से क्या है, फॉरेक्स मार्केट डेवलप हो पाया है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ड्यू टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच आर डन बाय द कंट्रीज अमंग देमसेल्व्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द लाइबोर एंड द ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। अब जो लाइबोर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझना। लाइबोर का फुल फॉर्म है आपका लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, which was actually the popular benchmark and it was used for dollar, British pound, euro, Swiss franc, Canadian dollar and Japanese franc. So लाइबोर क्या था? लाइबोर आपका वो रेट था जिसपे कि, एक सेकेंड, हाँ फेमा है ना आगे, ओके, तो फेमा को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। मैंने पहले सोचा कि कहीं फेमा स्किप तो नहीं हो गया, फेमा इज इम्पोर्टेंट एक्ट। ठीक है, तो पहले चलिए लाइबोर आया तो लाइबोर को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो लाइबोर की जैसे बात कर रहे थे, लाइबोर क्या होता है? लाइबोर आपका एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है। क्या था? अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है। इट वाज एक्चुअली अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड यूज्ड टू बोरो और लेंड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो जिस रेट पे क्या है, बैंक्स आपस में बोरिंग लेंडिंग करती थी, वो आपका लाइबोर रेट रहता था, वो बेंचमार्क की जैसे यूज होता था फॉर अदर ट्रांजेक्शंस एज वेल। इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस में रिवील किया, जैसे जैसे आपका 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उसमें भी देखा गया, जो बड़े बैंक्स थे जैसे कि बार्कले बैंक, तो उन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट किया रिगार्डिंग द लाइबोर सबमिशंस, ये दिखाने के लिए कि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है और उनको कम बोरोइंग रेट पे फंड वो लोग उठा पा रहे हैं, और इस तरीके से वो शो करते थे कि वो क्रेडिट बढ़ती है, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। तो उसका ये क्या था, पूरा स्कैंडल बर्स्ट हो गया। साथ में जो भी लाइबोर रेट था वो क्या था, किसी एक अंडरलाइंग ट्रांजेक्शन्स पर बेस्ड नहीं था। जैसे कि रेपो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पर क्या है, बैंक आपस में मिलकर एक एवरेज रेट डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एक्चुअल ट्रांजेक्शंस, बहुत तो उसकी वजह से भी देयर वाज अ लैक ऑफ अंडरलाइंग ट्रांजेक्शंस। ओके, जिसपे कि लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, इट वाज बेस्ड ऑन एस्टिमेशंस रादर देन ऑन द रियल डेटा। तो उसमें काफी सारा मैनिपुलेशंस देखने को मिला और इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ओके, सो रेट वाज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड ईच डे बाय आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बॉडी थी जो कि लाइबोर रेट को पब्लिश करती थी। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पता होना चाहिए। Now, LIBOR had come into a great amount of criticism and irregularities, as a result of which steps were taken to replace it as a financial benchmark rate. And the era of LIBOR ended in 30th June 23 and it ceased to be published from 1st July 23. ठीक है, सो जुलाई 2023 से पब्लिश होना बंद हो गया। बाद में आरबीआई ने और बाकी भी सेंट्रल बैंक तो डिफरेंट कंट्रीज की, उन्होंने भी आदेश दे दिए अपनी बैंक्स को कि अब लाइबोर को यूज नहीं कर सकते हैं।
So over time, market participants decided to move away from this LIBOR and search for alternate reference rates for their financial transactions. तो banks थी, अब वो दूसरे alternate reference rates की तरफ move करी, उनको use करती थी now as a benchmark rate for the money market transactions and for other transactions. So now alternative reference rate is one which retains the desirable features of LIBOR while ensuring it is based on the transactions in liquid markets. हैज टू सेटिस्फाई की एट्रीब्यूट्स। तो एक तो उसने ये इंश्योर किया भाई जो लाइबोर के अच्छी क्वालिटीज तो उसको तो ये लेके चलेगी, साथ में अब लाइबोर रेट वाज नॉट बेस्ड ऑन द इंटरलाइन ट्रांजेक्शंस, वो एक एस्टिमेशंस पे बेस्ड था, बट अब जो डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट को अडॉप्ट करेगी, ओके वो जो बेस होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शंस, कि जैसे अगर कुछ रेपो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो वो कौन से रेट पे बोरिंग लेंडिंग हो रही है उसके हिसाब से अपना एवरेज रेट निकाल के यूज करेगी। Now, it should provide a robust and accurate representation of interest rates in the core money markets which are not susceptible to manipulation. So, जो money markets पे different instruments trade हो रहे हैं, किस rate पे interbank lending borrowing कर रही है, actual transactions हो रहे हैं, उस पर ये rate based होगा. It should offer a reference rate for the financial contracts which extend beyond the money market. तो मनी मार्केट के अलावा जैसे अगर डेरिवेटिव्स मार्केट है उसमें जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कौन से इंटरेस्ट रेट पे हो रहे हैं, ओके सो दे कुड बी बेंचमार्क टू दिस अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, सो ये उसको लिए एक एज अ बेंचमार्क रेट प्रोवाइड करेंगे। इट सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर द टर्म लेंडिंग एंड फॉर फंडिंग, सो द लॉन्ग टर्म की अगर लोन लेंडिंग बोरोइंग हो रही है उसके लिए भी इट एक्ट एज अ बेंचमार्क रेट। In November 2021, RBI advised the banks to move quoting of FCNR deposits from LIBOR to the alternative reference SOFR based benchmark. अब जो यूएस में SOFR रेट यूज होता है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, तो आरबीआई ने एडवाइस दिया जो यूएस का ARR रेट है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट उसको यूज किया जाए इवन फॉर कोटिंग द FCNR डिपॉजिट्स। FCNR होता है आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स, ये आपके पीबीबी चैप्टर पीबीबी के सब्जेक्ट में पूरा इसके ऊपर चैप्टर भी है आपका FCNR पे। तो जो FCNR क्या होता है, जो NRIs हैं वो FD वगैरह क्या है खुलवाते हैं FCNR अकाउंट में, तो जो उनके अमाउंट होता है FD का वो पूरा फॉरेन करेंसी में ही डिनोमिनेट होता है, तो उनको क्या है अगर उसको रिपैट्रिएट भी करते हैं आउटसाइड इंडिया तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का रिस्क उनको बियर नहीं करना पड़ता है बिकॉज दिस डिपॉजिट्स रिमेन इन द फॉरेन करेंसी। तो जो FCNR डिपॉजिट्स बैंक के पास रहते हैं तो आरबीआई ने एडवाइस किया उसको भी कोट किया जाए टू द SOFR, keeping SOFR as a benchmark rate and moving away from LIBOR rate। पहले LIBOR को एज ए बेंचमार्क रेट यूज किया जाता था फॉर कोटिंग की कितना इंटरेस्ट हम लोग FCNR डिपॉजिट्स पे देंगे, तो आरबीआई ने कहा नहीं अब LIBOR यूज नहीं करना है, उसकी जगह आप दूसरे ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट यूज करिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया जो SOFR है जो यूएस से डेवलप्ड है तो उसको यूज कर सकते हैं। FCNR benchmark rates were earlier announced by the FEDI, which is Foreign Exchange Dealers Association of India. It is now announced by FIBL, which is Financial Benchmarks India Private Limited। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स अकाउंट के जो बेंचमार्क रेट्स हैं नाउ दे आर अनाउंस्ड बाय FIBL। नाउ दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से लगातार आपके कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कि डिफरेंट कंट्रीज में कौन सा ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट यूज किया जाता है। ठीक है, तो यूएस का कौन सा ARR SOFR है विच स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। यूके का है सोनिया SONIA विच इज स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। यूरोपियन यूनियन का ESTR है विच इज यूरो शॉर्ट टर्म रेट। स्विट्जरलैंड का सेरोन है विच इज स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट। जापान का टोनार है टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। तो ये आपको क्या है याद करने रहेंगे, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो डिफरेंट बेंचमार्क रेट से डिसाइड करे गए हैं, सो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मतलब इट इज सिक्योर्ड बाय एनी काइंड ऑफ कोलेटरल और नॉट, जो ट्रांजेक्शंस हुए हैं, ओके सो वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड उसके बेसिस पे डिसाइड करे गए। सो यूएस वाला सिक्योर्ड है आपका रखना, स्विट्जरलैंड वाला सिक्योर्ड रेट और बाकी सब अनसिक्योर्ड। टेन्योर इनका सबका ओवरनाइट है, ओवरनाइट लेंडिंग बोरिंग के लिए रेफरेंस रेट्स यूज कर सकते हैं इनको। काउंटर पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दीज participating in these ARR rates, US में it includes both banks and non-banks, UK में भी banks non-banks both, European Union banks and non-banks both. For Switzerland only banks are acting as a counterparty here and for Japan also it is banks and non-banks। तो ये पूरी टेबल आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, इस पर कई बार क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं।
2 बार अगर पूछ बताया जाए तो आपको ये आ चुका है सोनिया, ये पर क्वेश्चन आया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था और ये कौन सी कंट्री का था रेट, तो ये पूछा गया था। तो सोनिया का ये था स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, ये मार्क करना था और ये यूके का था। तो क्या है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर इट इज अ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है, टेन्योर सभी का ओवरनाइट है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन सा रेट कौन सी कंट्री का है पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टू फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो देखिए फेमा एक्ट लाने से पहले आपका कौन सा एक्ट था, फेरा एक्ट था। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973। तो जब फेरा लाया गया उस समय जो इंडिया की पोजीशन थी, इकोनॉमिक पोजीशन, वो काफी ज्यादा अलग थी, डिफरेंट थी इन कंपैरिजन टू द पोजीशन दैट वाज देयर इन 90s। ओके, तो उस समय जो इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी थी कि जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो काफी ज्यादा स्केर्स थे, फॉरेक्स को एज अ स्केर्स कमोडिटी ट्रीट किया जाता था। तो सारा का सारा फोकस किस पे था कि हम कैसे फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व कर सके, मतलब कि हम अपने इंपोर्ट्स को कैसे कम कर सके। ओके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ फोकस था सारा जब हम फेरा की बात करते हैं। और उस समय जैसे फेरा एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस आते थे, अगर उसका कोई कंप्लाई नहीं करता था तो उसमें क्या है, उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस भी ट्रीट किया जाता था। इसके अंदर में जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो काफी ज्यादा क्या थे, स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उतना अच्छे से हमारे फॉरेक्स मार्केट क्या डेवलप नहीं हो पा रहा था, उतना इजिली सारे पार्टिसिपेंट्स उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इन फॉरेक्स मार्केट बिकॉज ऑफ द वेरी मच स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंप्लाई विद। बहुत ज्यादा हैवीली रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी हर एक चीज की, कुछ अगर कंप्लाई गलत हो गया तो उसको एज अ क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट किया जाता था। ओके, तो इसीलिए बाद में जब एलपीजी का एरा आया 1991 का, जब इंडिया की ऐसी हालत हो गई थी 90s में, ओके, जब बीओपी क्राइसिस हो गया था जिसकी वजह से फिर एलपीजी उन्होंने इनिशिएट किया था एज अ इकोनॉमिक रिफॉर्म पार्ट। ओके, फिर उसके बाद आपका फिर फेमा लाया गया जिसने कि फेरा को रिप्लेस किया, क्योंकि एलपीजी से अब जब हमारी इकोनॉमी मूव कर रही थी टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो जरूरी था ऐसे ऐसे लॉ की जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को और ज्यादा क्या है डेवलप कर सके और ज्यादा इजिली ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ओके, विदाउट फेयरिंग फॉर द पनिशमेंट इन केस इवन इफ दे, अगर कुछ चूक हो भी जाती है। तो इसके अंदर में जो रूल्स थे वो थोड़े से लिबरलाइज्ड करे गए थे फेमा में, जिससे और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सके और हमारा फॉरेक्स मार्केट और ज्यादा डेवलप हो सके। और साथ में जो ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस फेरा में ट्रीट किए जाते थे, दे वर ट्रीटेड एज सिविल ऑफेंस नाउ अंडर फेमा एक्ट। और यहाँ पर जो फोकस दिया गया दैट वाज ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे सारा का सारा जोर था कि भाई इंपोर्ट्स को कैसे कम किया जा सके जिससे फॉरेक्स हम लोग कंजर्व करें। अब हमारा फोकस था कि हम लोग और ज्यादा कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करें, सरप्लस पोजीशन, और साथ में एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा करें, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करें जिससे कि हम और ज्यादा फॉरेक्स अर्न कर सके। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो फोकस शिफ्ट हुआ हमारा। So Foreign Exchange Regulation Act 1973 was repealed and replaced by the new FEMA Act of 1991 with effect from 1st June 2000. FERA जो था वो 1974 में आया था, which was strictly to regulate the foreign exchange transactions. Now under FEMA the emphasis was on management rather than on regulation of foreign exchange. तो जो पूरा पहला फोकस था on strictly regulating the foreign exchange, कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, उसका फोकस अब शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स मोर मैनेजिंग इट इन एन ऑर्डरली वे, जिससे कि ट्रांजेक्शन्स और ज्यादा हो सके और मार्केट और ज्यादा डीप हो सके। FEMA envisages that RBI shall have the controlling role in the management of foreign exchange. तो इसमें मेन कौन है, अथॉरिटी आरबीआई है, okay, who provides the provisions under this act, okay, and act as a controlling authority. ऑब्जेक्टिव्स क्या है फेमा के? So FEMA 1999 was enacted to consolidate and amend the law relating to foreign exchange. तो जो फेरा था उसी को अमेंड करने के लिए फेमा लाया गया। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, ज्यादा से ज्यादा और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल पेमेंट्स, इसको बूस्ट मिल सके। प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और ज्यादा डेवलप ग्रो हो सके। एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा की बात करें सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ओके, तो जितने भी स्टेट्स है, यूटीज है, ऑल आर कवर्ड अंडर इट। This act also applies to all the branches, offices and agencies which are outside India owned or controlled by a person resident in India.
सो अगर इंडियन रेसिडेंट के द्वारा कोई भी ओन्ड या कंट्रोल्ड ऑफिस है विच इज आउटसाइड इंडिया, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ FEMA. And also any contravention committed under outside India by any person to whom this act applies. या फिर अगर उन्होंने इसके अंदर इसको कॉन्ट्रावीन किया और उसके अगेंस्ट काम किया, तो इसमें जो भी पेनल्टीज है दैट वुड बी इम्पोज्ड ऑन देम आल्सो. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म की. एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म किस लिए है? ये प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर्स क्या है अपना यूएस डॉलर को परचेज सेल कर सकते हैं. सो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म इज अ वेब बेस्ड ऑर्डर मैचिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रोल्ड आउट बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो याद रखना ये CCIL ने डेवलप किया, रोल आउट किया on 1st August 19 for the bank's customers to require to purchase or sell the US dollar in cash, term, spot settlements. कैश सेटलमेंट जो सेम डे सेटलमेंट होता है T+0, जिस दिन ट्रेडिंग हो उस दिन सेटलमेंट. टर्म होता है T+1 डे में. स्पॉट होता है T+2 में. साथ में इवन फॉरवर्ड सेटलमेंट्स आर ऑल्सो अलाउड, जहाँ पे T+2 के बाद फ्यूचर में कभी भी सेटलमेंट होना है. सो इसमें वो लोग क्या है एक्सपोजर रहता है उनका डिफरेंट कस्टमर्स का. ओके, इन द कैश टर्म और स्पॉट और द फॉरवर्ड सेटलमेंट, उसके लिए उनको डॉलर परचेज सेल करना है, दे कैन डू इट ऑन द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म. The platform offers the trading in instruments up to a period of 13 months in the US dollar INR currency pair. So USD INR currency pair में ही ट्रेडिंग अलाउड है यहाँ पे. ठीक है, मतलब डॉलर खरीदा इंडियन रुपी बेचा, इंडियन रुपी खरीदा डॉलर बेचा. देयर इज नो सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पर कस्टमर ड्यूरिंग द डे. तो कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने भी कर सकते हैं एक दिन में. There are no transaction charges levied for the transaction totaling less than $50,000 US in a day. So $50,000 से अगर कम अमाउंट के ट्रांजेक्शन है तो कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस भी नहीं लगते हैं, उसके ऊपर फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं. ये इसलिए रखा गया है जिससे कि और ज्यादा इन्वेस्टर्स क्या है मोटिवेट टू पार्टिसिपेट, ओके, एंड टू यूज दिस प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिपॉजिटरी रिसीट्स. अब डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है? ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपकी ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है इन द शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज विच आर एक्चुअली ट्रेडिंग ऑन योर लोकल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, मतलब आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, जो फॉरेन कंपनीज है अगर वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर से भाई पैसा रेज करना चाहती है तो वो आपकी कंट्री में आकर लिस्ट हो रही है. ओके, तो फिर आप क्या उस कंपनी में एक तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हो थ्रू दीज डिपॉजिटरी रिसीट्स. So depository receipts is a type of negotiable, transferable financial instrument traded on the local stock exchange of a country, but represent security in the form of equity issued by the foreign publicly listed company. So अगर मान लीजिए कोई इंडियन आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर कोई फॉरेन कंपनी अगर लिस्ट होना चाहती है और अब फॉरेन कंपनी में फिर उसके थ्रू एक्सपोजर ले रहे हो, तो दैट इज डन थ्रू द डिपॉजिटरी रिसीट्स. ओके, जहां पर वो भी डाइवर्सिफाई कर रही है अपना इन्वेस्टर बेस और इन्वेस्टर को भी अच्छा रहता है, दे कुड इजिली इन्वेस्ट इन द फॉरेन स्टॉक्स. ना अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स तो अमेरिका के जो स्टॉक एक्सचेंजेस में फॉरेन कंपनीज ट्रेड कर रही है. So it is a negotiable security instruments which are issued by US bank representing a specific number of shares in a foreign company which is traded in US financial market like NYSE और NASDAQ. तो अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी मान लीजिए, तो वो ADR के थ्रू क्या कर सकती है, यूएस में जाकर इन्वेस्टर से पैसे को रेज कर सकती है. GDR is global depository receipts which represent shares again in the foreign company traded on the local stock exchanges in the investor country. These are mainly traded on European exchanges. तो ज्यादातर global depository receipts issue करे जाते हैं which are where the foreign company shares are traded on the European stock exchange. Similarly, there is an Indian depository receipt जहाँ पर foreign company आकर अपने Indian market में investor से fund raise कर रही है. So it represents ownership of shares in the foreign companies which are issued and traded on Indian stock exchange. तो जिस भी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है, ओके, उस कंट्री का आपका नाम लिखा रहेगा इन द डिपॉजिटरी रिसीट्स में. अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में फॉरेन कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर रही है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इंडिया में आकर कर रही है तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, और इसके अलावा कहीं भी और तो उसको हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कह देते हैं.
Now, what are the benefits of these depository receipts? So, depository receipts function as a mean to increase the global equity trade, which can help increase not only the volumes on the local and foreign markets, but also on the exchange of information, technology, regulatory procedures, market transparency. तो इससे देखिए ग्लोबल ट्रेड तो बूस्ट होता ही है और साथ में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट बूस्ट करता है, टेक्नोलॉजी आके दूसरी कंपनी से। ओके, issuing depository receipt also increase the issuing companies shares liquidity and prestige in the local market। तो भाई दूसरी कंपनी का भी क्या है, प्रेस्टीज बढ़ता है कि भाई देखो उसको इंटरनेशनल लेवल पे अलाउ किया गया है, एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको अलाउ किया गया है टू टू ट्रेड। इट मेक्स इन्वेस्टर पोर्टफोलियो ऑल्सो ग्लोबल एंड एट द बेनिफिट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। तो इससे हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू क्या है, इंडियन इन्वेस्टर्स भी एक तरीके से एक्सपोजर ले पा रहे हैं इन द फॉरेन स्टॉक्स, तो हमारा भी जो पोर्टफोलियो है दैट बिकम्स ग्लोबल। अब ये कुछ नए रूल्स हैं which is regarding foreign exchange management, export and import of goods and services regulations which were came out in 2026। तो अब ये आपको कहीं भी किसी चैप्टर में कहीं नहीं मिलेंगे, बट क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस पर बेस्ड है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के, तो हम लोग इसको कंसाइज वे में पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्या है एक आध नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यू रूल्स हैं। ओके, तो पहले हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू जनरल रियलाइजेशन टाइमलाइन। So standard period for realizing and repatriating full value of exported goods, software, services had been extended from the previous 9 months to 15 months। तो एक तरीके से ये रूल्स रेगुलेशंस लाए गए जिससे एक्सपोर्टर्स को क्या है और ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जा सके। जैसे जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अगेंस्ट में जो उनकी फुल वैल्यू रियलाइज करने के और साथ में उसको वापस इंडिया रिपैट्रिएट करने का जो टाइम पीरियड पहले था 9 मंथ्स का, कि आपने जो एक्सपोर्ट किया उसका फुल वैल्यू रियलाइज और रिपैट्रिएट विद इन 9 मंथ्स हो जाना चाहिए फ्रॉम योर एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, वो अब एक्सटेंड कर दिया गया 15 मंथ्स। तो अभी एक्सपोर्टर को और ज्यादा टाइम पीरियड मिल गया है फॉर द रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएटिंग द फुल अमाउंट। Now, this time period of 15 months in case of export of goods is calculated from the date of shipment। तो जिस दिन एक्सपोर्टर ने शिपमेंट किया उसके वहां से 15 मंथ्स काउंट होते हैं, 15 मंथ्स का टोटल टाइम पीरियड है, वहां से काउंट होते हैं। इन केस देयर इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और सॉफ्टवेयर, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो जिस दिन वो इनवॉइस रेज करी गई थी, ओके, उस दिन से काउंट होगा कि हाँ भाई हमने सर्विसेज दी है, तो 15 महीने का समय है टू रियलाइज द फुल वैल्यू फॉर द सर्विसेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड। ओके, और उसको इंडिया में फुल वैल्यू को रिपैट्रिएट करने का। Applicability of this rule, this 15-month rule applies uniformity to all the exporters, including those in special economic zone, export-oriented units and the status holder exporters। तो सभी exporters पे ये uniformly applied है, ठीक है। 15 months का time period मिल गया है for realizing the full value against your exports and for repatriating that full value in India। जो पहले 9 months का time period ही था exporter के पास, वो अब वहां उनको relaxation मिल गई है, ज्यादा time period मिल गया, that is 15 months। Okay। नेक्स्ट इज स्पेशल टाइमलाइन इन केस ऑफ इंडियन रूपी इनवॉइसिंग। अगर वो देखिए इंडियन रूपी में इनवॉइसेस रेज हुई है, तो एक तरीके से इंडियन रूपी को और ज्यादा इंटरनेशनलाइज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यहाँ पर टाइम पीरियड और ज्यादा मिल जाता है। सो इन केस एक्सपोर्ट इज इनवॉइस्ड एंड सेटल्ड इन इंडियन रुपीज, हियर द रियलाइजेशन ऑफ पीरियड इज एक्सटेंडेड इन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट और द इनवॉइस ऑफ गुड्स। तो इट इज फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर्स इंडियन रूपी में इनवॉइसिंग करे, तो वहां पर उनको और ज्यादा रिलैक्सेशन है, दैट इज 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स इफ इट इज अ केस ऑफ गुड्स, एंड 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइसेस इफ इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। Warehouse exports for the goods which are exported to warehouse established outside India, the realization period is 15 months, but the counting starts from the date of sale of goods from the warehouse। तो आपने मान लीजिए यहाँ से इंडिया से बाहर कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करे which has to be stored in warehouse outside India, तो उसके अगेंस्ट में भी आपको पेमेंट मिलेगा, उसको आपको रिलाइज और रिपैट्रिएट इंडिया में करना है विद इन 15 months फ्रॉम द डेट जब वो गुड्स वेयर हाउस से सेल आउट हो जाएंगे, तभी तो पैसा मिलेगा, है ना। Next, advance payment for exports। Now, exporters have 3 years to ship the goods after receiving an advance payment, which was previously 1 year। साथ में ये रूल रखा गया है कि अगर एक्सपोर्टर को कुछ एडवांस पेमेंट मिलता है, तो उसमें पहले रूल क्या था कि जब भी एडवांस पेमेंट मिला उसके 1 साल के अंदर उनको वो गुड्स क्या है, शिप कर देने हैं। अब उसमें भी उनको रिलैक्सेशन मिल गई है कि अगर उनको एडवांस पेमेंट भी मिला है तो भी उनके पास 3 years का टाइम पीरियड है नाउ टू शिप द गुड्स। तो ये सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है विच इज बेस्ड ऑन
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को क्या रिलैक्सेशन मिली है रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ देयर एक्सपोर्ट मनी एंड रिपैट्रिएटिंग इनटू इंडिया, और साथ में एडवांस पेमेंट्स के केस में भी शिपमेंट ऑफ द गुड्स में भी टाइम पीरियड एक्सटेंशन मिला है, ओके, फ्रॉम 1 ईयर टू 3 इयर्स। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है, जहाँ पे हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर किया और जो भी न्यू रूल्स थे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस करे। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस, एंड फॉर ऑल द JIB related updates do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.